हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, यह 200 प्लस क्वेश्चनों की एक ऑब्जेक्टिव सीरीज है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा का समय बहुत निकट आ चुका है, तो आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जिन विद्यार्थियों को तैयारी करने का समय कम मिल पाया है, उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्विति की जिस क्षेत्र में आई है वह है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा व शैक्षिक अवसरों की समानता। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शैक्षणिक अवसरों की समानता। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है। सार्वभौमिकरण हेतु अर्थात शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना, शिक्षा को हर कोने कोने तक पहुंचाना, यही सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है सुविधाओं की सर्वसुलभता, सर्वव्यापी नामांकन, स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर होगा सुविधाओं की सर्वसुलभता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया। पहला ऑप्शन है हमारा अनुसूचित जातियों की शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा, या उपयुक्त सभी। इसका कौन सा सही आंसर होगा दोस्तों? इसका हमारा सही आंसर होगा अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। यह कथन किसका है? कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, कथन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ट्रैकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं। वह कौन से मूल्य कहलाते हैं? तो संपूर्ण विश्व की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्विक। ठीक है ना, जहाँ संपूर्ण विश्व की बात की जाती है, संपूर्ण विश्व की भलाई से संबंधित जो मूल्य होते हैं वो हमारे वैश्विक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया है? 83, 80, 82 या 84? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 83। एनसीईआरटी ने 83 मूल्यों को स्वीकार किया है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, या उपयुक्त सभी। दोस्तों, मूल्य जो होते हैं वो हमारे व्यवहार को दर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। ये दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी है, यहाँ पे कीमत की जगह कोठारी होगा, कोठारी आयोग। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा राधा कृष्णन आयोग या वर्धा योजना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। ठीक है ना, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? जब यहाँ पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, मनोज्ञात्मक, कौशलात्मक, तब यहाँ पर भावनाओं वाले पक्ष की बात की जा रही है, तो आपको खुद ध्यान में आया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भावात्मक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि वर्तमान में बालकों के मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? पहला ऑप्शन है समाचार पत्र, वीसीआर, टीवी या रेडियो। दोस्तों, वर्तमान समय में समाचार पत्र बालक बहुत ही कम पढ़ते हैं, वीसीआर का भी जमाना लगभग चला सा गया है, रेडियो भी बहुत कम लोग सुनते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? टीवी। टीवी बच्चों को बहुत पसंद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति, उपयुक्त सभी, यह सभी उद्देश्य थे। अब जैसे क्या होता है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए, तो आप लिख सकते हैं कि इस्लाम धर्म का प्रचार, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है ना,
एक क्वेश्चन से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 वर्ष 2 दिन पर, 3 वर्ष 3 दिन पर, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, 1 माह 2 दिन पर। कौन सा इसका सही आंसर होगा दोस्तों? इसका हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर। यह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक विकास, ज्ञान अर्जन, व्यवसायीकरण, अंतर्निहित शक्तियों का विकास। दोस्तों यह तो इसका प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा का चारित्रिक विकास, ज्ञान अर्जन और अंतर्निहित शक्तियों का विकास। तो दोस्तों व्यवसायीकरण इसका गलत आंसर होगा। तो अब पूछ रहा है नहीं है, तो इसमें सही होगा व्यवसायीकरण। दोस्तों इन चीज़ों पर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो नहीं है कौन सा है? व्यवसायीकरण। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सशुल्क थी, शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण था, शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका दोस्तों सही आंसर होगा हमारा शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी वैदिक कालीन शिक्षा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियां थीं श्रवण मनन निधिध्यासन, खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्राचीन समय में क्या था कि गुरु जो हुआ करते थे वह बोलते थे और जो विद्यार्थी हुआ करते थे वह एकदम शांत मन से उनकी बातों को सुनते थे। तो प्रोजेक्ट विधि भी नहीं थी उस समय, खेल विधि भी नहीं थी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? श्रवण मनन और निधिध्यासन विधि। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वह हो जाएगा हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्लाइव को, चार्ल्स ग्रांट को, कार्नवालिस को या कोई नहीं। दोस्तों आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है ना वो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। मैं आपको वीडियो में भी बता चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें जाके। पहला ऑप्शन है ऑकलैंड, दूसरा है स्मिथ, मैकाले या न्यूटन। दोस्तों छनाई का जो सिद्धांत था वो मैकाले ने दिया था। छनाई का सिद्धांत क्या था कि एक विशेष वर्ग को शिक्षा दी जाए और उस विशेष वर्ग से शिक्षा छन छन के निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचे। यह मैकाले का छनाई का सिद्धांत था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि भारत में पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। दोस्तों भारत में पहली शिक्षा नीति जो थी वो 1968 में आई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई 1968 की नीति में, 1986 की नीति में, दोनों में और या दोनों में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी वो 1968 व 1986 दोनों की नीतियों में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न है कंप्यूटर, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, क्लोज सर्किट टेलीविजन। दोस्तों इन तीनों में क्या है? कंप्यूटर, दूरदर्शन और क्लोज सर्किट टेलीविजन। यह तीनों जो हैं वो संचार के श्रव्य और दृश्य दोनों साधन है और टेप रिकॉर्डर जो है वो केवल श्रव्य साधन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सा, टेप रिकॉर्डर इन तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? 194, 184, 174 व 190। तो 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में 194 केंद्र थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन हेतु, जनमत निर्णय हेतु, जन समस्या को सजग बनाने हेतु या उपयुक्त सभी। जनसंचार माध्यमों का प्रयोग लगभग आज वर्तमान समय में सभी के लिए किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बम्बई एवं कलकत्ता में। यह दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यह पता होना चाहिए। मद्रास एवं कलकत्ता में, मद्रास
एवं बम्बई में, दिल्ली तथा बम्बई में। तो सबसे पहले जो प्रसारण की शुरुआत थी वो बम्बई एवं कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बच्चे के सामाजिकरण का आद व्यक्ति कौन है। आद यानी कि प्रथम व्यक्ति, सबसे पहला व्यक्ति कौन है। शिक्षक, शिक्षक तो बाद में मिलता है, माता, पिता या धर्म उपदेशक। तो सबसे पहला जो बच्चे का सामाजिकरण का व्यक्ति होगा वह होगी हमारी माता। माता से बालक सबसे पहले सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होने चाहिए, क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक हैं, शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शिक्षा में अवसर की समानता का अर्थ है शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश हो, शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। तो समान अवसर से तात्पर्य है कि सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों बिना भेदभाव के। यही होगा इसका सही आंसर। ठीक है ना। 28वें क्वेश्चन की हम बात करें तो शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित है। पहला ऑप्शन है हमारा सभी बालक शिक्षित हों और शिक्षित समाज हो। नेक्स्ट पॉइंट है जो निरक्षर हैं उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। आगे देखते हैं हम ऑप्शन, पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षा का अवसर प्राप्त हो। नेक्स्ट है सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा सा, पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो। यही अवसर की समानता है। मतलब जो पिछड़े व्यक्ति हैं, जो हमारे दलित व्यक्ति हैं और जिन्हें शिक्षा नहीं छू पा रही है, उन सभी को भी समान अवसर शिक्षा में प्राप्त हों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, यह संविधान की किस धारा में वर्णित है। तो यह दोस्तों अनुच्छेद 46 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। पहला है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, विद्यालय। दोस्तों आदर्शवाद में जो शिक्षा थी ना वो हमारी गुरुकुल प्रणाली जैसी ही आधारित थी, जिसमें शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता था वह शिक्षक होता था। वर्तमान समय में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है। सुकरात, प्लेटो, हीगल, डीवी। दोस्तों जो सुकरात, प्लेटो, हीगल ये तीनों आदर्शवादी हैं और पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है हमारे जॉन डीवी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि निम्न में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है। सुकरात ये दोस्तों आदर्शवादी हैं, हम पहले ही देख चुके हैं। प्लेटो ये भी आदर्शवादी हैं, हम पहले ही देख चुके हैं। हॉर्न तथा स्पेंसर, अब ये दो रह गए। तो इसमें जो स्पेंसर है ये हमारे प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। दमनात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और सामाजिक अनुशासन। ये दोस्तों मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ वीडियो में। प्रकृतिवाद जो है वो मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी और मानवतावादी। दोस्तों प्रयोजनवादी जो है ना वो समाज को लघु रूप मानते हैं। अगर आपने हमारी प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर देखें, आपको बहुत कुछ उसमें सीखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन व वेदांत समाज। तो विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक थी हिंद स्वराज, गीतांजलि, शिक्षा दर्शन। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गीतांजलि इनकी जो है ना वो फेमस पुस्तक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाई।
नई तालीम, मूल शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, उपयुक्त सभी। दोस्तों गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की बात की थी, मूल शिक्षा की बात की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे महात्मा गांधी, विवेकानंद, गिज्जू भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बाल केंद्रित शिक्षा के हमारे प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? गिज्जू भाई। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया था? प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, संवाद विधि या प्रयोगात्मक विधि। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा संवाद विधि। दोस्तों प्लेटो ने संवाद विधि का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है? दंडात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन या कोई नहीं। तो प्लेटो ने हमारा दंडात्मक अनुशासन की बात की है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। यह किसने लिखा है? दोस्तों ये कथन किसका है? बार बार आपसे बोलता हूँ कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीपी नन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों स्कूल शब्द की उत्पत्ति हमारी लैटिन भाषा से हुई है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण करना और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना। यह कथन है सत्य व असत्य। दोस्तों ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि विद्यालय का जो कार्य है वो चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता, यह दोनों उसके औपचारिक कार्य हैं, न कि अनौपचारिक कार्य। ठीक है ना? तो यह कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा वाह। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार का संपादित करता है? संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य, द उपयुक्त सभी। तो विद्यालय जो है वो हमारा प्रगतिशील कार्य संपादित करता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह इंपॉर्टेंट कथन है, इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें। यह कथन हमारा डॉक्टर राधा कृष्णन का है, जो हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं, और इनका जो जन्मदिन है वह हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। यह कथन है सत्य अथवा असत्य? यह कथन दोस्तों सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, व्यावसायिक साधन या अव्यावसायिक साधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक साधन। राज्य जो है वो शिक्षा का एक औपचारिक साधन है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षणिक कार्य हैं? विद्यालय की स्थापना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यह सभी जो कार्य हैं वो राज्य के शैक्षणिक कार्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। यह है सत्य अथवा असत्य? तो यह दोस्तों बिल्कुल असत्य बात है। राज्य का पूरा संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। यह बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। यह कथन है सत्य अथवा असत्य? यह कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। तो दोस्तों प्लेटो का ग्रंथ कौन सा है? रिपब्लिक। ठीक है ना? आप इसे याद कर लें। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? दोस्तों पूछ रहा है नहीं है। द लॉज, द न्यू हेलॉज, एमिल, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी जो सही आंसर होगा, पूछ रहा है नहीं है, तो होगी द लॉज। ये तीनों रचनाएं जो हैं वो रूसो की हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी, प्रयोजनवादी, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं डीवी के अनुसार शिक्षक है एक बाधा, एक आदर्श, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, द विषय विशेषज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। ठीक है ना? जॉन डीवी, जिन्होंने
शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है बताया था, ठीक है ना। 2 ध्रुवीय किसने बताया था? एडम्स ने बताया था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से डीवी की रचना नहीं है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ वी थिंक्स, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इसकी जो नहीं है ना, तो वो हो जाएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि फ्रोवेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? गत्यात्मक खेल, एकाकी नृत्य, सामूहिक गान, द उपहारों का प्रयोग। तो फ्रोवेल के अनुसार जो उपहारों का प्रयोग किया जाता है खेलों में, वह अनुपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थल, बाल उद्यान व दुकान। तो किंडरगार्टन का अर्थ होता है बाल उद्यान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि मांटेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है, बाल घर यानी कि बाल उद्यान, इससे तात्पर्य है विद्यालय, घर, उद्यान, दुकान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय, यानी बाल घर। मांटेसरी शिक्षण पद्धति में विद्यालय को ही बाल घर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि मांटेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है? प्रतिभाशाली बालक नहीं दिया है, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक, विकलांग बालक। तो मानसिक रूप से मंद बालक मांटेसरी ने मुख्य बल इस पर दिया है शिक्षण पद्धति में। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है, यह कथन किसका है? विवेकानंद का, पेस्टोलॉजी का, महात्मा गांधी का, ड्यूवी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विवेकानंद का। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहा जाता है? राज्य को, समाज को, परिवार को, समुदाय को। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा की प्रथम पाठशाला जो है ना, हमेशा परिवार को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है, यह किसने कहा है? यह कथन दोस्तों हमारा फ्रोवेल महोदय का है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि बालक की शिक्षा का प्रारंभ होता है। तो बालक की शिक्षा का प्रारंभ विद्यालय से, परिवार या घर से, सभी से, समाज से। तो पूछ रहा है, होता तो सबसे है शिक्षा, लेकिन पूछ रहा है प्रारंभ कहाँ से होता है? तो प्रारंभ घर से होता है, ठीक है ना। और प्रथम शिक्षिका कौन होती है? माँ होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा है? कॉमेनियस ने, मांटेसरी ने, गांधी जी ने, पेस्टोलॉजी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि सम्मिलित परिवार व्यवस्था के टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा। पहले के परिवार व्यवस्था में सम्मिलित परिवार व्यवस्था होने से वहाँ पर बालक को अनुशासन सीखने के लिए मिलता था, बड़ों से कैसे बात करते हैं, ये सब चीज़ें उसे परिवार से ही सीखने के लिए मिल जाती थी। वर्तमान समय में एकाकी परिवार से ये चीज़ें सीखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, केवल घर में ही बालक के चरित्र निर्माण का कार्य किया जा सकता है, यह कथन है सत्य या असत्य? तो ये दोस्तों सत्य कथन है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? बालक का भावात्मक विकास, बालक को मनमानी करने की स्वतंत्रता देना, बालक को केवल अपने अनुभव से सीखने देना। उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यह भी गलत है, यह भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बालक का भावात्मक विकास। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा समान रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहुत महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है, यह कथन है रेमंड का, फ्रोवेल का, वेगोट्स का, रूसो का। तो यह कथन हो जाएगा हमारा वेगोट्स का। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, जिसमें भावात्मक संतुलन हो, जिसमें परिवार के लोगों की संख्या अधिक हो, जिसमें बच्चों को कठोर अनुशासन में रखा जाता हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि परिवार शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी पारिवारिक शिक्षा के सिद्धांत हैं।
तो इसका आंसर द सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि विद्यालय घर और वह जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। यह दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, सत्य हो जाएगी ये। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात थे? मदन मोहन मालवीय, श्री अरविंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद। तो गुरुदेव के नाम से हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर विख्यात थे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं ये क्वेश्चन, तो डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि गिज्जू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? दिल्ली, कानपुर, चित्तल या जयपुर? तो हमारे गिज्जू भाई का जन्म चित्तल महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि गिज्जू भाई बधेका का जन्म कौन से सन में हुआ था? 1883 में, 1884 में, 1800 में, 1885 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1885। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं गिज्जू भाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो गिज्जू भाई बधेका ने 14 पुस्तकें लिखी हैं शिक्षा संबंधी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों फ्रोवेल को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए। यह कथन किसका है? हार्वर्ड का है, फ्रोवेल का है, मॉन्टेसरी का है, कॉमेनियस का है? दोस्तों यह कथन हमारी मॉन्टेसरी का है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथों में पहुंचने पर वह खराब हो जाती है। कथन किसका है? रूसो का है, जॉन डेवी का है, अरस्तु का है, प्लेटो का? दोस्तों यह कथन हो जाएगा हमारे रूसो का। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है। यह कथन है लापियर का, गांधी जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, मैकाइवर का? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं समाज की सबसे छोटी इकाई है विद्यालय, परिवार, सामाजिक संस्थाएं, व्यक्ति? दोस्तों समाज की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो हमारी होगी व्यक्ति, क्योंकि व्यक्तियों से ही मिलकर परिवार बनता है और परिवार से ही समाज बनता है। तो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी हमारी व्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है। यह कथन है असत्य या सत्य? तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य बात है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जनसंचार के साधनों को प्रमुख कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4? दोस्तों जनसंचार के कौन कौन से साधन होते हैं? एक तो हमारे होते हैं श्रव्य दृश्य और श्रव्य दृश्य। तो कितने साधन हो गए? 3। तो इसे जनसंचार के साधनों को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों कोठारी आयोग का गठन 1964 में किया गया था। यह दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित हुई थी? 1972 में, 1980 में, 1987 में, 1990 में? तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारण है। रोजगार में वृद्धि नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इनमें से कोई नहीं, या तीव्र जनसंख्या वृद्धि? तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय है शोध, आर्थिक क्रियाकलाप, महामारी? दोस्तों जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है तो एक ही उसका उपाय है, वो होती है हमारी शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही हम लोगों को समझा सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या नुकसान है और इसके क्या क्या परिणाम हमें आने वाले समय में भुगतने होंगे। जो शिक्षा ही एक माध्यम है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जातिवाद का उद्गम होता है धर्म से, व्यवसाय से, जाति से? तो दोस्तों जातिवाद का उद्गम जो है वो जाति से ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सांप्रदायिक उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकती है समाज सुधार, प्रचार प्रसार, मीडिया? ये तो बढ़ावा देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा। शिक्षा से ही हम सांप्रदायिक उन्मूलन में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? सामाजिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण? यह तीनों जो है वो हमारे भौतिक प्रदूषण है। सामाजिक प्रदूषण यह इसका पूछ रहा नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में बहुत ज़्यादा हमारे समाज दूषित हो चुका है। छोटी छोटी बच्चियों के
बलात्कार कर दिए जाते हैं, ऐसे लोगों को तो समाज में सबसे बड़े प्रदूषण है हमारे समाज के लिए। ऐसे लोगों को तो तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। वर्तमान समय में बहुत अधिक सामाजिक प्रदूषण फैल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जल संरक्षण की वृहद पद्धति प्रचलित है गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाए गुजरात। दोस्तों, वृहद पद्धति क्या होती है कि जल संचय की जो पद्धति है ना, जल को इकट्ठा करने की, वह वृहद पद्धति के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई थी 1970 में, 1975 में, 1985 में, 1990 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1985। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं उदारीकरण, निजीकरण, संतुलित विकास, उपयुक्त सभी है। दोस्तों, सभी निजीकरण के उद्देश्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रकृतिवाद का संस्थापक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, ओटावे या रूसो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो, ये प्रकृतिवाद के संस्थापक। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि प्रकृतिवाद को शिक्षा में चरम उत्कर्ष प्रदान किया है कॉमेनियस ने, टी.एच. हक्सले ने, रूसो ने या बेकन ने? तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान वो है हमारी शिक्षण विधियों में। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी हैं? सुकरात, हर्बर्ट, स्पेंसर, प्लेटो? तो हमारे स्पेंसर महोदय हैं, वो हमारे प्रकृतिवादी हैं। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा बाल केंद्रित है, विषय केंद्रित है, अनुभव केंद्रित है या पाठ्यक्रम केंद्रित है? जो प्रयोजनवादी शिक्षा है ना, वो अनुभव केंद्रित है। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान कहाँ है? ब्रिटेन, भारत, यूरोप, अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इसके साथ हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 100 के साथ में 100 प्लस और क्वेश्चन है, आप उन्हें भी जरूर लगाइए ताकि आपका रिवीजन और आपकी तैयारी दोनों बहुत ही अच्छी हो जाए। ठीक है ना। तो पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे या श्री अरविंद घोष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास करना। यह कथन है विवेकानंद का, टैगोर का, शंकराचार्य का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद, विवेकानंद, शंकराचार्य या टैगोर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचारों 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। वृंदावन और ज्वालपुर में गुरुकुलों की स्थापना की। यह कथन है दयानंद, स्वामी दयानंद ने, श्री अरविंद ने या गांधी जी ने? तो यह कथन हो जाएगा हमारे स्वामी दयानंद ने। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, वह किस स्थान पर की थी? वह दोस्तों बोलपुर में की गई थी।